everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to start our new chapter of economics, which is money and credit. So by the end of this video you will understand every topic very easily. So without wasting any more time, let's start our video. Money as a medium of exchange. मनी इज़ वाइडली यूज्ड इन डेली ट्रांजेक्शन, यानी मनी को है ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे हम लोग डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है एक्सचेंज को सिंप्लीफाइज करता है या आसान बनाता है बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर वाटर। इन वाटर सिस्टम एक्सचेंज रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स, बोथ पार्टी नीड वॉट द अदर ऑफर। तो वाटर सिस्टम में ना एक्सचेंज रिक्वायर होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स का, यानी कि जो दोनों पार्टीज के पास है ना वो एक दूसरे को चाहिए हो तभी ये हो पाता है पॉसिबल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर ए पर्सन के पास वीट है और बी पर्सन के पास सूट्स हैं, और अगर ये दोनों पर्सन एक दूसरे का सामान लेते हैं तभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट्स पॉसिबल हो पाता है, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से इस वाटर सिस्टम में ना बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, लेकिन मनी ने एक्ट किया एज अ इंटरमीडिएट इन ट्रांजैक्शन, अवॉइडिंग दिस प्रॉब्लम। इट अलाउ पीपल टू सेल व्हाट दे प्रोड्यूस एंड बाय व्हाट दे नीड यूजिंग मनी। मतलब ये लोगों को अलाउ करता है कि लोग सेल करें वो जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, खरीदें जो वो खरीदना चाहते हैं मनी को यूज़ करके। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अर्लियर फॉर्म्स इंक्लूड ग्रेन्स, कैटल एंड मेटल कॉइन्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। यानी कि पुराने टाइम में ना लोग मनी हमारे पेपर नोट तो अभी आए, उससे पहले लोग ग्रेन्स, कैटल्स और मेटल कॉइन्स का यूज़ करते थे, लेकिन अब जो पेपर नोट्स और कॉइन्स हैं उनको एज अ करेंसी यूज़ किया जाता है। मॉडर्न करेंसी हैज़ नो इंट्रिंसिक वैल्यू अनलाइक गोल्ड और सिल्वर। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इसकी कोई अलग से कीमत नहीं है। ये एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वही इशू करता है इसको ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई except RBI is not allowed to issue currency. In Indian currency is legal tender. It must be accepted for payment within India. मतलब जो इंडिया करेंसी है वो लीगल टेंडर है और ये एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर इंडिया के अंदर ही के पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक पे डिपॉजिट्स विद बैंक। पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश इन बैंक्स। जो लोग हैं ना वो अपना जैसे सपोज उन्होंने कुछ कमाया उसमें से वो एक्स्ट्रा कैश बैंक में जमा कर देते हैं जो उनकी मनी को सेफ रखता है एंड पेज इंटरेस्ट। बैंक यूज और जो बैंक है ना वो डिपॉजिटेड मनी को दूसरे लोगों को लोन देने में हेल्प होती है। जो डिपॉजिट है ना वो कभी भी हम लोग विदड्रॉ कर सकते हैं अपनी डिमांड पर, जिसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ये फैसिलिटी मेक्स मनी इवन मोर यूजफुल एज इट्स इनेबल पीपल टू मेक पेमेंट विद चेक्स। ये जो फैसिलिटी ना ये और ज़्यादा यूजेबल हो गई क्योंकि अब लोग ना चेक्स के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की। पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश इन बैंक फॉर सेफ्टी एंड इंटरेस्ट। डिपॉजिट मनी कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम। दीज आर नोन एंड डिमांड डिपॉजिट। यानी जो लोग हैं ना वो एक्स्ट्रा कैश बैंक में जमा कर देते हैं ताकि उन्हें सेफ्टी और इंटरेस्ट के लिए। और जो डिपॉजिट मनी है ना वो कभी भी हम निकलवा सकते हैं, इसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट एक्ट लाइक मनी सिंस दे आर एक्सेप्टेड फॉर मेकिंग पेमेंट्स। डिमांड डिपॉजिट मनी की तरह काम करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट्स करने के लिए थ्रू चेक्स। जो चेक फैसिलिटी है ना उसने मनी की यूजिबिलिटी को और ज़्यादा इनहेंस कर दिया है। बैंक तो जो बैंक है ना वो पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ करता है दूसरे लोगों को लोन्स देने के लिए, जिनको लोन्स की ज़रूरत होती है, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। वो सारे डिपॉजिटेड मनी को एज कैश नहीं रखते हैं, सिर्फ कुछ पोर्शन जैसे कि अबाउट 5% जो है वो डेली विड्रॉल्स के लिए रखते हैं। मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट आर यूज फॉर गिविंग लोन्स एंड अर्निंग इंटरेस्ट। जो बहुत से जो डिपॉजिट्स हैं ना उनका यूज़ किया जाता है दूसरों को लोन देने के लिए और इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, जो कि हाई होता है जो इंटरेस्ट पे किया जाता है डिपॉजिटर्स को। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड फ्रॉम लोन्स एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट इज द मेन इनकम ऑफ बैंक। मतलब जितना इंटरेस्ट बैंक वाले लोन देते टाइम कमाते हैं और जितना इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर्स को पे करते हैं वही बैंक की मेन इनकम होती है। फ्लो ऑफ मनी इन बैंकिंग सिस्टम। डिपॉजिटर्स उन्हें डिपॉजिट किया, उन्होंने मनी निकाल ली जब उन्हें ज़रूरत पड़ी और उन्हें इंटरेस्ट मिला। बैंक एक एक्ट करता है इंटरमीडिएटरी बिटवीन डिपॉजिट्स एंड बोरोवर जिन्होंने लोन लिया बैंक से और लोन को दोबारा चुकाए इंटरेस्ट के साथ। अब बात करते हैं टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। जो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं ना, इसमें किसी ना किसी तरीके का क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट मतलब होता है एक एग्रीमेंट जिसमें जो लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, यानी जो लेंडर है वो बोरोवर को मनी देता है इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट। तो अब अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फेस्टिवल सीजन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। शलीम जो कि एक शूज़ मैन्युफैक्चरर था, उसे लार्ज ऑर्डर मिला फेस्टिवल सीजन से पहले। उसने
लेदर उधार लिया क्रेडिट पर और कैश लोन भी लिया ट्रेडर से ताकि वो प्रोडक्शन को मैनेज कर सके। क्रेडिट की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसने कंप्लीट करी, उसने ऑर्डर कंप्लीट किया टाइम पर और उसे प्रॉफिट मिला, और जो उसका लोन था उसने भी इसे चुका दिया सक्सेसफुली। और इसका आउटकम ये हुआ कि क्रेडिट ने एक पॉजिटिव और वाइटल रोल प्ले किया, हेल्प्स इन इनकम जनरेशन एंड टाइमली डिलीवरी। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट। स्वप्ना जो कि एक स्मॉल फार्मर थी, उसने लोन लिया मनी लेंडर से ताकि वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके। उसके क्रॉप्स से वो डैमेज हो गए ड्यू टू पेस्ट एंड डिस्पाइट यूजिंग एक्सपेंसिव पेस्ट, मतलब उसने एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ किया बट उसके जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो गए और वो फेल हो गई लोन चुकाने में और वो डेट ट्रैप में फंस गई। टेकिंग उसने अनदर लोन लिया लेकिन फिर भी उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं हुई, इस वजह से उसको अपना लैंड बेचना पड़ा ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। और इसका आउटकम ये हुआ कि क्रेडिट ने उसकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई और ग्रेट फाइनेंशियल हार्डशिप हुई। तो अब अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो इसका कंक्लूजन ये है कि क्रेडिट के दोनों आउटकम हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। द आउटकम ऑफ क्रेडिट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो क्रेडिट का आउटकम है वो सिचुएशन और कंडीशन और लाइक रीपेमेंट कैपेसिटी और सक्सेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जो रूरल एरियाज़ में क्रेडिट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, बट इसमें ये भी रिस्क रहता है कि अगर कहीं क्रॉप फेल हो गया ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा और वो अपना लोन नहीं चुका पाएंगे। अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट की। एक इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बोरोवर्स को जो है चुकानी पड़ती है लेंडर को विद द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन्स, यानी जो लेंडर्स होते हैं ना वो डिमांड करते हैं कोलेट्रल यानी सिक्योरिटी। कोलेट्रल एक ऐसे एसेट होता है जो बोरोवर ओन करते हैं, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, और वो यूज़ करते हैं एज अ गारंटी टू अ लेंडर जब तक लोन पे ना हो सके तब तक वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि अगर इन केस अगर लोन वो नहीं चुका पाए तो वो उस चीज़ को वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ होता है डॉक्यूमेंटेशन जिसका इंक्लूड करता है इनकम प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मोड ऑफ रीपेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट। एक एग्जांपल ऑफ मेघा ने ना 5 लाख का लोन लिया बैंक से ताकि वो अपना घर खरीद सके। जो एनुअल इंटरेस्ट था ना लोन का वो 12% था और लोन को 10 ईयर्स में ही चुकाना था ना मंथली इंस्टॉलमेंट। इसके लिए उसके डॉक्यूमेंट्स लगे जैसे कि एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी स्लिप्स एक्सेट्रा, और कोलेट्रल लगा एज अ हाउस प्रॉपर्टी। देखें ना तो जो टर्म ऑफ क्रेडिट होता है वो डिपेंड करता है लेंडर के नेचर पर, बोरोवर्स के फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर और डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल अवेलेबल पर। एक होता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि जो बैंक होता है लोअर इंटरेस्ट होता है और फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो लोग मनी लेंडर और ट्रेडर से लेते हैं, जो कि एक्सप्लॉइटेटिव होता है, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं और हार्श कंडीशन हो जाती है। बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ना वो एक मेजर सोर्स है चीप क्रेडिट का रूरल एरियाज़ में अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। जो मेंबर्स होते हैं ना वो अपने रिसोर्स को पूल करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे कि फार्मिंग, वीविंग और इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कृषक कोऑपरेटिव नियर सोनपुर, उसके पास 2300 फार्मर मेंबर्स थे। उसने उन मेंबरों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया और उनको यूज़ किया एज अ कोलेट्रल ताकि वो बैंक लोन को ऑब्टेन कर सके। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं क्रेडिट सोर्सेज का। एक होता है फॉर्मल सेक्टर लोन जो हम बैंक और कोऑपरेटिव से लेते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन जो कि मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स से लेते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। बैंक्स को मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करके रखना पड़ता है और आरबीआई इंश्योर करता है कि जो बैंक हैं वो सिर्फ बड़े लोगों को ही लोन प्रोवाइड ना करें, छोटे लोगों को भी लोन प्रोवाइड करें, जैसे कि स्मॉल कल्टिवेटर और रूरल लेबरर्स, ना कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन। अब देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं रेगुलेट किया जाता है। लेंडर्स हैं वो कोई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं और अनफेयर मेथड को यूज़ कर सकते हैं रिकवरी के लिए। टिपिकली इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है कंपेयर टू फॉर्मल लोन्स। जो कॉस्ट और इम्पैक्ट पड़ता है इनफॉर्मल लोन्स का, जो बोरोवर हैं उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है लोन अमाउंट को, और इस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकते हैं, स्पेशली पुअर। ये इनकम जनरेशन को भी इफेक्ट करता है एंड डिस्करेज एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनेबल करता है लोगों को ताकि वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर सके, स्टार्ट कर सके बिजनेस और ट्रेड कर सकें गुड्स का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि नीड फॉर एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मल क्रेडिट, यानी कि क्या नीड है फॉर्मल क्रेडिट को एक्सपेंड करने की। तो जो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट है ना वो अर्बन पॉपुलेशन तक ही सफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को ना अपना जो उसको एक्सपेंड करना चाहिए ताकि लोगों की डिपेंडेंसी इनफॉर्मल सोर्सेज से कम हो, ताकि उन्हें फेयर इंटरेस्ट रेट मिल सके और सपोर्ट करें पॉवर्टी एलिवेशन में। ट्रेडिशनल
क्रेडिट एक्सेस पुअर्स के लिए। तो जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं ना रूरल एरिया पे, वो स्टिल डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर, और बैंक जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं रूरल एरियाज़ की वजह से ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल। इनफॉर्मल लेंडर्स वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती हैं बट लेकिन वो हाई इंटरेस्ट रेट को चार्ज करते हैं, वो रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते हैं, बोरोवर्स को हैरेस करते हैं। लेट्स टेक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक नया मेथड है जो पुअर लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन रूरल एरिया। इसमें ना 50 to 20 मेंबर्स होते हैं सेम नेबरहुड्स के। जो मेंबर हैं वो 25 से 100 रुपीज़ पर मंथ सेव करते हैं और मेंबर्स को स्मॉल लोन देते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे देन मनी लेंडर्स। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। आफ्टर ईयर ऑफ कंसिस्टेंट सेविंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बिकम एलिजिबल फॉर बैंक लोन। यानी कि कंसिस्टेंट सेविंग्स के बाद ना सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल हो जाते हैं बैंक लोन के लिए। लोन्स जो है ना उनके ग्रुप के नेम पर उन्हें दे दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि रिलीजिंग मोंटिग्रेटेड लैंड, बाइंग सीड, फर्टिलाइजर, रॉ मटेरियल एंड परचेसिंग टूल्स। और बात करते हैं डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। जो सारे डिसीजंस है ना वो कलेक्टिवली ग्रुप मेंबर द्वारा लिए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करता है लोन अमाउंट को, इंटरेस्ट रिमेंट शेड्यूल को। जो ग्रुप होता है ना वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेमेंट के लिए। एनी रॉन रिपेमेंट इज फॉलोड अप सीरियस बाय अदर्स। एसएचजीज के बेनिफिट्स, ये हेल्प करता है जो लोग कोलेट्रल की ना होने की वजह से बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं, उन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। इनेबल टाइमली लोन्स एंड रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है। वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है इस वजह से और सेल्फ रिलायंस होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो बिकम प्लेटफॉर्म्स फॉर डिस्कसिंग सोशल इशूज़ लाइक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्डिंग रूरल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सको। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।